गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक जो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, सेट थ्योरी स्टार्ट की थी हमने। पहले हमने डेफिनेशन देखा था, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेट्स के। ठीक है, डेफिनेशन क्या था, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, कलेक्शन कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप श्योरली बता सकते हो कि उस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो उस सेट में से उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कलेक्शन है तो उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहेंगे। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखा था, फिर हमने बात की थी डिफरेंस क्या होता है सेट और सीक्वेंस में। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कलेक्शन में आप एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को कैसे रख रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है सेट में। ठीक है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा, सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आ सकता है, मीन्स रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेट में रिपीटिशन नहीं हो सकता, राइट। और वहीं सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस वर्ड का मीनिंग ही होता है ये। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्डर में है एलिमेंट्स। ठीक है, तो सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है एलिमेंट्स का। दूसरा, सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सेट और सीक्वेंस में, ये देखा हमने। उसके बाद नोटेशन क्या होता है। ठीक है, सेट का, सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये एक सेट है। ठीक है, अब आप हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, हमने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, इन जनरल भी हमें कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा तो हम हमेशा इस फॉर्म में ही लेंगे, या कंसीडर करना पड़ेगा तब भी हम ऐसे करेंगे। एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट को कैपिटल लेटर से। ठीक है, उसके बाद है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, और कार्डिनलिटी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसे उसको डिनोट करते हैं फाई से, या उसको ऐसे डिनोट लिखते हैं। ठीक है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, और दूसरा, अगर कार्डिनलिटी सेट की 1 है, मीन्स एक ही एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई भी एक फाइनाइट नंबर है तो उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इनफाइनाइट, देन सेट विल बी कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये थी सेट की कार्डिनलिटी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो था वो 2 टाइप से हो रहा था सेट का, एक था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। क्या डिफरेंस था दोनों में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेटेड। ठीक है, इस तरह से ये एक रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म का या टेबुलर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट्स ना लिख के किसी एक एलिमेंट से लिखा जाता है सभी एलिमेंट्स को, और उस एक एलिमेंट पे ऐसी प्रॉपर्टी लगाई जाती है जो सेट के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस सेट के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और कॉमनली यूज्ड सेट्स। ठीक है, इसमें हमने देखे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और
और इसमें एक चीज़ और देखी थी हमने, इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स क्या होते हैं? आर की सबसेट होती है, सेट ऑफ रियल नंबर की सबसेट्स होती है इंटरवल्स, ठीक है। यूँ तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह ये भी आर के सबसेट होते हैं, ठीक है। डिटेल में देखेंगे आगे चीज़ें हम ये, ठीक है। कॉमनली यूज सेट्स हो गया, नल सेट, सिंगलटन, इनफाइनाइट, फाइनाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मैंने आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। एक होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपने पढ़ा, एक होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। कि जैसे n है या नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं? नेचुरल नंबर्स चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या आप लास्ट नेचुरल नंबर लिख सकते हो? नहीं, तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा सेट लेता हूं कि क्या इसको काउंट कर सकते हो? बिल्कुल काउंट कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 चलता ही जा रहा है ना, ठीक है। आप कहीं रोक नहीं पा रहे हो ना, यहाँ पे आप कहीं पे जाकर ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से आगे हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या होता है? ठीक है, ऐसा कोई सेट, जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने सेट ये ले लिया 1 2, ठीक है। ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है। 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर। अब ये जो सेट है ना, ये अनकाउंटेबल सेट है। ये भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन अनकाउंटेबल सेट है। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं? देखो 1.2, 1.1, 1.3, 1.5 ये आएंगे, ठीक है। इसके बाद 1 और 1.1 के, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने क्या किया कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि फाइनाइट, इनफाइनाइट और काउंटेबल, अनकाउंटेबल को, ठीक है। आपके सिलेबस में वैसे नहीं है लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए आपको। मैंने लिया है ओपन इंटरवल 1 से 2 तक, ठीक है। तो ये होगा ओपन इंटरवल है, इसलिए मैंने ओपन सर्कल बनाया यहाँ पे, 1 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर, ठीक है। सपोज यहाँ पे कहीं पे 1.1 है ना, ऐसे ही 1.2 होगा, 1.9 तक जाएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। फिर 1 और 1.1 के बीच में भी नंबर आएंगे, 1.01, 1.02, 1.03, ठीक है। फिर उनके बीच में भी नंबर आएंगे 1.001, 1.002, है ना। फिर उनके बीच में भी नंबर आएंगे, है ना। तो इसीलिए इनके बीच में आप कितना भी छोटा इंटरवल लोगे, हर बार आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये जो सेट है ना 1 2, ये है ना इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये सेट इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लेकिन ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ठीक है, ये सेट अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते आप, है ना। ये अनकाउंटेबल है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि अगर मैं 1 और 2 के बीच के सिर्फ रेशनल नंबर की बात करूंगा ना, तब ये काउंटेबल हो जाएगा। अगर अब रियल है तो रेशनल और इरेशनल दोनों साथ में है, तब ये अनकाउंटेबल रहेगा। अगर मैं सिर्फ 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर की बात करूंगा, तब ये काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में हो इतनी मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट्स, इक्वल सेट्स। सबसेट्स क्या था? किसी सेट के कुछ एलिमेंट लेके दूसरा सेट बना दो तो वो दूसरा सेट पहले का सबसेट हो जाएगा और पहला सेट दूसरे का सुपर सेट हो जाएगा, है ना। अब अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट लेके दूसरा सेट बना दो, तब भी तो वो उसका सबसेट होगा। अच्छा, किसी एक सेट का एक भी नहीं एलिमेंट लिया, दूसरा सेट बना दिया, तो वो दूसरा सेट क्या होगा? खाली सेट होगा, तब भी वो उसका सबसेट होगा, है ना। तो ये जो एक्सट्रीम दो सबसेट होते हैं ना, ये होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। कोई एक सेट मैंने लिया n, कोई सेट मैंने एक s ले लिया, ठीक है। s के सारे एलिमेंट्स लेके आपने सबसेट बना लिया, तो मतलब s का एक सबसेट s खुद भी हो सकता है। और s से अगर आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया और सबसेट बना दिया, मतलब कि एम्प्टी सेट, वो भी इसका सबसेट है। तो ये दोनों सबसेट जो होंगे s खुद और फाई, ये s के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? इसके बीच के सारे सबसेट जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। ये हो गई सबसेट और सुपरसेट की बात। उसके बाद आया था इक्वल सेट। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो क्या बोलेंगे? इक्वल सेट, ठीक है।
ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है। इक्विवेलेंट सेट दो तभी होते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ध्यान रहे, दोनों में एलिमेंट सेम सेम हो ये जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होगा तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद था यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की मैं आपको डेफिनेशन तो क्या ही बताऊं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आप आगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, है ना, जो भी आपके पास सेट हैं उन सबका एक सुपर सेट आप जो कंसीडर करोगे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सपोज आपके पास कुछ सेट है, सेट ए में है एलिमेंट्स ए बी सी, सेट बी में है बी सी डी, सेट सी में है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कुछ, है ना। तो उन पे आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं या, ठीक है, तो आप सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स आप ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो उस एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो भी सेट होते हैं उन सभी सेट का सुपर सेट होता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, जनरली हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट या गिवन होता है या हम डिफाइन करते हैं। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है पावर सेट, फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, फिर वेन डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, पावर सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी थी, सबसेट्स में बता देता हूँ। ठीक है, सबसेट्स क्या क्या होते हैं किसी भी सेट के, मैं देखता हूँ। देखो, एक मैंने सेट ले लिया 1 2 3 ए बी। ठीक है, एक ही टाइप के एलिमेंट नहीं लिए, ठीक है, अलग लेके देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये सेट एक सेट है, ये ए, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। सबसेट, चूंकि सबसेट खुद एक सेट होता है, ठीक है, सबसेट खुद एक सेट होता है। मैंने कोई एक एलिमेंट उठा लिया, इसका ये उठा लिया, अब इसको, ये एक एलिमेंट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, है ना, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। अच्छा, 1 पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा तो ये एक सेट बन जाएगा, बन गया। 1 क्या है, अब क्या है ये, अब ये एक सेट है। ठीक है, अब सेट 1 में जो एलिमेंट है वो ए में है, इसका मतलब 1 किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, इस तरह से चलेगी चीजें। और ए के सबसेट्स और क्या हो सकते हैं, देखो, सबसेट्स ऑफ ए, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटा लूं, देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताई, जब सबसेट बताया तब, कि एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। ऐसे ही हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो किसी भी सेट ए का, इस सेट ए का सबसे छोटा सबसेट कौन सा होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। और इस सेट का ए का सबसे बड़ा सबसेट कौन होगा, ये सेट खुद। ठीक है, तो इस सेट के सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सेट ए आएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, तो मैंने 1 लिया, ये एक सबसेट है ए का, ये भी 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 एक सबसेट है ए का। ठीक है, ये सारे सेट ए के सबसेट है। अब मैं अगर दो दो एलिमेंट लेके सेट बनाऊं तब भी तो बनेंगे ना, तो दो दो एलिमेंट लेके बनाओ आप। 1 के साथ आपने क्या लिया, अब 5 के साथ कुछ नहीं ले सकते आप, है ना, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 सेट है। यहाँ पे 5 एक सेट है जो ए का सबसेट है। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई दो लोगे, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 1 ले सकते हो नहीं, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, सेट बना रहे हो, सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, 1 1 नहीं ले सकते इसलिए, है ना। 1 के साथ 2 लोगे, 1 के साथ 3 लोगे, 1 1 लोगे तो फिर 1 ही बन जाएगा ना। ठीक है, 1 3 1 ए 1 बी, है ना। ऐसे ही 2 1 तो फिर 1 2 ही हो जाएगा, है ना, तो 2 1 नहीं लिखेंगे हम। 2 के साथ और क्या आएगा, 2 के साथ 3 तो आ सकता है, 2 के साथ ए आएगा, 2 के साथ बी आएगा। ऐसे ही 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 के साथ 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 तो पहले से है, 3 1 और 1 3 एक ही सेट होता है ना। ऐसे 3 के साथ 2 नहीं आएगा, क्योंकि 3 2 लेके जो सेट बनेगा वो तो यही सेट है, 2 3 है ना। तो 3 के साथ ए आएगा और 3 के साथ बी आएगा। तो इस तरह से
फिर ए के साथ लोगे तो ए के साथ तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ए के साथ ए ही आएगा और ए के साथ ए के साथ बी ही आएगा। और बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ तो जो भी आने थे सारे आ गए और कुछ बचेगा नहीं। तो 2 2 के इतने बनेंगे, मैं एक बार 2 के बना देता हूँ। 2 के साथ 3, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, और 2 के साथ ए बी आ गया, फिर 3 के साथ ए, 3 के साथ बी, फिर ए के साथ बी। बस, तो दो दो एलिमेंट्स के ए के सबसेट इतने बनेंगे, एक एक एलिमेंट के इतने बनेंगे। एम्प्टी सेट ए का सबसेट है ही, ऐसे ही 3 3 लेके बनाओ, है ना। तो इस तरह से ये जो बनेंगे ना, ये सारे के सारे ए के सबसेट होंगे, इस सेट ए के सबसेट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका बताता हूँ। मैं एक छोटा सेट लेता हूँ उसके लिए। लेट सेट बी इज इक्वल टू, क्या लूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है। सेट बी लिया मैंने 1 2 3, वेट ए मिनट, राइट। सेट बी लिया 1 2 3। तो अगर मैं सेट के बी के सबसेट लिखूंगा ना, तो सबसेट्स ऑफ बी कितने क्या हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट बी क्या होंगे। सबसे छोटा सबसेट 5 1 2 3, ठीक है। पहले तो खाली सबसेट, वो इसका सबसेट हो जाएगा, एम्प्टी सबसेट। फिर एक एक एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाओ, 3 ही बनेंगे। दो दो एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाओ, 1 2 1 3, और क्या हो रहा है, 1 3 और 2 3, इतने ही बनेंगे दो दो एलिमेंट्स के। अब 3 3 लेके बनाओ, ठीक, 3 3 तो यही एक आएगा, है ना। तो मैंने बताया था ना कि सबसे छोटा सबसेट क्या होता है 5, और सबसे बड़ा सेट सबसेट वो सेट खुद होता है ना। इसका मैं आगे यूज करके कुछ आपको चीज बताऊंगा, ठीक है। अब आया पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं पावर सेट। सो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वो उसका पावर सेट होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम बी क्या था हमारे पास, बी ये था 1 2 3 ये था। तो बी के सारे जो सबसेट होंगे ना, उनका जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे पावर सेट। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। इस पावर सेट क्या है, पावर क्या है, पावर सेट है, तो ये भी एक सेट है। पावर सेट नाम से स्पष्ट है, ये एक सेट है और उसमें ये सारे सबसेट होंगे। तो लिख दो, कैसे आएगा पावर सेट, तो एक खुद एक सेट बनाओ जिसके अंदर बी के सारे सबसेट लिख लो। तो बी के सारे सबसेट 5 लिखो या एम्प्टी सेट लिखो, एक ही बात है, ठीक। फिर एक एक एलिमेंट वाले लिखो, फिर दो दो एलिमेंट वाले, फिर और बंद कर दो। तो ये होता है पावर सेट किसी एक सेट का, ठीक है। एक चीज और बतानी है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देना कि किसी भी सेट में क्या एलिमेंट होगा, सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ अल्फाबेट नहीं हो सकता। किसी भी सेट में एलिमेंट क्या होंगे, किसी भी सेट में एलिमेंट, ये मैंने जब आपको सेट बताया था तब भी बताया था। मैंने बताया था कि किसी भी सेट का एलिमेंट एक, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी, तो डेज ऑफ वीक लिया था, तो वो डेज सेट के एलिमेंट्स थे। वहाँ पे रिवर्स इन इंडिया लिया था, तो रिवर्स क्या थी, सेट के एलिमेंट्स थी, है ना। तो यहाँ पे सेट के एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है, ठीक है। सेट का एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है। तो ये सेट है, पावर सेट एक सेट है जिसके एलिमेंट भी सारे सेट है, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि इस पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स है। ये कहाँ से आया,
ऐसे ही आप दो एलिमेंट लेके बना सकते हो, है ना। दो एलिमेंट लेके कोई सेट लिया जिसमें दो एलिमेंट लिए, उसके पावर सेट लिखो, तो देखो उसमें कितने पावर सेट में एलिमेंट आ रहे हैं। चार एलिमेंट लेके उसका पावर सेट लिखो कि कितने आ रहे हैं। ये बेसिकली ये होता है इफ, ये रिलेशन या ऐसा है कि इफ किसी सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, एन तो मैंने ले लिया, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एन दोबारा लिखोगे तो भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन, देन ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। कितने होंगे, 2 टू दी पावर एन। ठीक है, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 टू दी पावर एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि किसी सेट में एन एलिमेंट्स है तो उस सेट के टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू दी पावर एन। पावर सेट में क्या एलिमेंट है, उस सेट के सबसेट ही तो है। ठीक है, तो किसी सेट में n एलिमेंट है तो उस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर n, या फिर उस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n। ठीक है, अच्छा यहां से एक चीज ये भी है कि अगर मैं एम्प्टी सेट ले रहा हूं, ठीक है, एम्प्टी सेट ले रहा हूं तो उसके कितने सबसेट होंगे। एम्प्टी सेट ये है ना, फाई, या फिर ये। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, इस रिलेशन से देखिए कि फाइव में कितने एलिमेंट्स है, 0 है। फाइव में एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है। तो फाइव के पावर सेट में कितने होने चाहिए, 2 टू द पावर 0 मीन्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 आएगा, कौन सा आएगा, फाइव ही आएगा। ये है फाइव का पावर सेट। मैंने आपको बताया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि फाइव सबका सबसेट होता है, फाइव सबका सबसेट होता है, तो फाइव फाइव का भी सबसेट होगा। लेकिन फाइव के सबसेट को लिखोगे कैसे, भाई ये कि फिर से देख लो, फाइव है या ये है, ये एक सेट है। ठीक है, अब इस सेट के सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे फाइव होंगे, या फाइव होगा या ये होगा। इसका एक चीज लिख लेता हूं ना मैं, इसका सबसेट क्या होगा, फाइव होगा, क्योंकि फाइव सबका सबसेट होता है। लेकिन जब इसका आप पावर सेट लिखोगे तो क्या होता है, पावर सेट क्या लिखोगे आप, पावर सेट में उस सेट के जो भी सबसेट्स हैं वो सारे आप कर्ली ब्रेसेस में लिख लोगे। तो कर्ली ब्रेसेस बनाया और इस फाइव का सबसेट क्या है, फाइव, तो ये या फिर ये, आए समझ में। अच्छा इसके बाद मैं एक थोड़ा एक ठीक सा एग्जांपल लेता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, बेसिकली एक नहीं दो ले लेता हूं। एक ये ले लेता हूं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 5 1 2, नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कम एलिमेंट लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, देन फाइंड पावर सेट ऑफ ए। अगर सेट ए ये है तो इस सेट ए का पावर सेट क्या होगा, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, आप इस पे आपको सबसेट और पावर सेट वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छा टॉपिक है ना। पावर सेट और इसकी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको आगे जाके। ठीक है, सेट में जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो इन चीज़ों की होती है, वेन डायग्राम है, सबसेट है, पावर सेट है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, सिमेट्रिक डिफरेंस है, इन 4-5 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, अब देखिए सेट ए क्या है, सेट ए ये है, एक तो इसमें 5 है, एक इसमें 1 है, एक इसमें 2 3 है। तो देखिए इस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, इस सेट में एलिमेंट्स 4 नहीं है, 3 एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट तो ये हो गया, ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। ये तीसरा जो है ना, ये एक सेट है लेकिन एक ही एलिमेंट हुआ ना इसका सेट के लिए, तो
सेट ए में कितने एलिमेंट्स हुए, एक 5 एक 1 एक ही सेट, ठीक है। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये 1 है, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट्स है इसके। 2 3 एक अलग एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मिलके एक सेट बन रहा है, वो सेट पूरा का पूरा ए का एक एलिमेंट है। आया समझ में? तो ए में ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब देखिए पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे हम अगर, तो कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि 5 सबका सबसेट होता है, तो लिख लीजिए 5, ठीक। अब एक एक एलिमेंट लेके सेट लिखो। यहाँ 5 क्या है, एलिमेंट है। 5 वैसे तो एक सेट है, लेकिन सेट ए के लिए 5 एक एलिमेंट है, तो 5 को एलिमेंट लेते हुए सेट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। 1 यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो 1 को एलिमेंट लेते हुए सेट लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे। 2 3 का जो सेट है ये ए के लिए एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को सेट में लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे। आया समझ में? तो ये एम्प्टी सेट, ये 3 हो गए सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट। फिर दो दो एलिमेंट बनाओ, एक 5 लिया एक 1 लिया, ठीक है। एक 5 लिया एक 2 3 लिया, 2 3 लोगे तो 2 3 जैसे सेट के फॉर्म में है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। 5 के साथ 2 3 लिया, फिर एक 1 लिया एक 2 3 लिया, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब दो दो के सारे हो गए। अब 3 का तो फिर एक खुद हो गया। एलिमेंट्स देखो कितने बने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए थे, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। सो पावर सेट ऑफ ए विल हैव 2 to the power 3 विल बी इक्वल टू 8 एलिमेंट्स। तो 8 ही एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। आगे समझ में? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? स्टार्ट कीजिए। मैं सिर्फ 5 को एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, कुछ नहीं कर रहा हूं, 5 को एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर रहा हूं। एक ही चीज है, 5 लिखो या एम्प्टी सेट लिखो एक ही चीज है, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और 1 के बाद क्या है, 2 3, ठीक है। और क्या है, 5 को मैं एम्प्टी सेट लिख रहा हूं, ठीक है। 5 को मैं एम्प्टी सेट लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो फिर वही रहेगा जो है वो, ठीक है। तो इस तरह से इस सेट के सबसेट लिखा जाएंगे। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं, अगर आप करना चाहो तो। एक सेट में सेम चीज है, फाइंड क्वेश्चन 2, फाइंड पावर सेट ऑफ बी वेर बी इज इक्वल टू, बी क्या है, 5 1 2 1 2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे एक ऐसा सेट आएगा जो बी का एलिमेंट भी होगा और बी का सबसेट भी होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो बी के जब आप एलिमेंट्स लिखोगे तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 5 1 2 1 2, मीन्स एक ये सेट एक ये सेट और 2 ये एलिमेंट्स, मीन्स बी के 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 2 की बात करूं, इस 1 2 की बात करूं, तो ये बी का क्या है, एलिमेंट है, तो ये दिस ऐसे आएगा ना कि 1 2 बिलोंग टू बी। लेकिन अगर मैं इस 1 और इस 2 को लेके 2 एलिमेंट्स का एक सेट बनाऊं, तो 1 2 बी का सबसेट भी तो बन जाएगा, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, या था क्या, देखो कहीं ऐसा था क्या। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 ए का क्या है, एलिमेंट भी है और 5 ए का सबसेट भी है। हाँ यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। देखो
ए के अंदर 5 है, इसका मतलब ए क्या है, 5 क्या है, ए का एलिमेंट है। लेकिन पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी 5 है, इसका मतलब 5 ए का सबसेट भी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को बता देना वापस, मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि टाइम कम है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एक ही चीज़ पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने बता दिया आपको, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। यूनियन किसी दो सेट का लेना या दो ज़्यादा सेट्स का यूनियन लेना, कैसे लिया जाता है देखो। अगर आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में आते हों या बी में आते हो या दोनों में आते हों, वो कहा जाएगा ए और बी का यूनियन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हो या इसको ऐसे लिखा जाता है कि डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज। दो तीन चीजें बता देता हूँ, एक ये होता है इक्वल टू, ये क्या होता है इक्वल टू, ये क्या होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब ये है कि ए इम्प्लाइज बी, जैसे कि x अगर इवन नंबर है तो x को 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो x इज इवन नंबर इम्प्लाइज x इज डिवाइड बाय 2, है ना, ये होता है इम्प्लाइज। ये होता है डबल इम्प्लीकेशन, है ना। अगर किसी के बीच में लगा लिया कि मैंने लगा लिया, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब है अगर a है तो b है और अगर b है तो a है। ठीक है, इसको और चीज बोला जाता है एक इफ एंड ओनली इफ a देन b, इफ b देन a, और ये सिंगल इफ होता है, इफ a देन b। ये इम्प्लाइज, ये डबल इम्प्लीकेशन, इनका आगे यूज पढ़ेंगे हम, बट आप एक जगह कहीं पे नोट कर सकते हो। ये इक्वल टू था ना, ऐसे ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिकल इक्वल, आइडेंटिकली इक्वल। ठीक है, आइडेंटिकली इक्वल और इक्वल में क्या फर्क होता है देखो, जैसे मैंने एक ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 कब है, ये इक्वल टू 0 लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 तब है जब x इसका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तभी इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, अब मैं यहाँ पे आइडेंटिकली इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू होगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड हमेशा बराबर होगी। यहाँ पे दोनों साइड बराबर तब होगी जब x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, तभी ये 0 के बराबर होगा, अदरवाइज ये दोनों साइड बराबर नहीं होगी। तो यहाँ इक्वल टू लगाया, मतलब किसी कंडीशन के लिए इक्वल हो रहे हैं। आइडेंटिकली इक्वल मतलब वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए इक्वल हो रहे हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकली इक्वल, है ना, आइडेंटिकली इक्वल। ठीक है, एक चीज अभी बताए थे कि डिफाइंड एज, इसको बोलते हैं डिफाइंड एज। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि A यूनियन B इज इक्वल टू, लिख सकते हो, बट मोर करेक्ट ये होता है कि A यूनियन B इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है, A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स, एक्स को ठीक से लिखते हैं, सच दैट x A में है और x इज इन B। ठीक है, अच्छा वापस इस पे आते हैं, एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई। एक चीज़ जो होती है ये बिलोंग टू, ये मैंने आपको बता दिया था। एक होती है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे देयर एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है, कहाँ यूज होता है, जैसे कि there exists a positive integer such that x square equal to 4, है ना, ये लिख सकता हूँ ना मैं कि there exists a positive integer x such that x square equal to 4 and there exists a negative integer x such that x square equal to 4। ठीक है, मतलब ऐसा एक इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर x एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू 2 है ना, ठीक है। तो ये है देयर एग्जिस्ट, ये है फॉर ऑल। इनका जब जब मैं यूज करता जाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा, पहली बार सबके बारे में बता दूंगा जब मैं यूज करता जाऊंगा। अभी एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं यूनियन पे। तो यूनियन क्या होता है, ए में एलिमेंट हो या बी में एलिमेंट हो या दोनों में हो, उन सबका जो कलेक्शन होगा वो होगा ए यूनियन बी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए में अगर मैंने ले लिया ए बी सी और बी में ले लिया मैंने बी सी डी ई, देन तब क्या हो जाएगा, देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी सी डी ई, ठीक है। अगेन इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चलो इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। किसी भी आप सेट का खुद के साथ यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, है ना। तो किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन लोगे तो वही सेट मिलेगा ना। ए और ए में क्या कॉमन होगा, ए ही कॉमन होगा। एक दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूँ, किसी भी सेट का आप फाई के साथ यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, ए है एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो ये है, सॉरी दोनों में कॉमन नहीं, कौन से एलिमेंट है जो ए में है बी में है या दोनों में है ना। पहले भी अगर मैंने कहीं कॉमन बोला है तो प्लीज वापस समझ लेना कि जो एलिमेंट्स ए में हो या बी में हो या दोनों में हो वो आएंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन फाई लूंगा तो जो एलिमेंट्स ए में हो या फाई में हो या दोनों में हो, है ना, तो फाई में कुछ भी नहीं है, दोनों में भी कुछ नहीं है, तो ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए यूनियन फाई में भी आएंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं ए का बी के साथ यूनियन लूं या बी का ए के साथ यूनियन लूं वही मिलेगा, एक ही चीज है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल यू के साथ मैं ए का यूनियन लूं तो क्या मिलेगा, दिस इज यूनियन, दिस इज कैपिटल यू, तो आपको कैपिटल यू मिलेगा। मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे सेट का सुपर सेट, है ना। तो ए तो यू के अंदर ही होगा, तो ए और यू में क्या कॉमन है, सॉरी ए और यू में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में हो या ए में हो या यू में हो, ठीक है। कौन से एलिमेंट है जो ए में हो या यू में हो या दोनों में हो, तो यू के अंदर ए है तो यू ही बन जाएगा यूनियन, और क्या था फिर, आई गेस दिस मच इज इनफ, ठीक है। और कुछ होगा तो मैं वापस यहाँ लिख लूंगा। एक प्रॉपर्टी और होती है उसको यूज करेंगे बाद में अपन, पर लिख लेता हूँ मैं। अगर आप ए का बी के साथ यूनियन लेते हो फिर उसका सी के साथ यूनियन लेते हो, या पहले आप बी का सी के साथ यूनियन लेते हो फिर ए के साथ यूनियन लेते हो, एक ही चीज़ होती है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, साहचर्यता का नियम, हिंदी में जिसको बोलते हैं आप साहचर्यता का नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या होता है कि जो यूनियन होता है ना वो हमेशा एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यूनियन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए का फाई के साथ यूनियन लेने पे वापस ए मिल रहा है, इसका मतलब जो फाई है वो क्या है, वो फाई जो है वो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। फाई क्या है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट में फाई को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ आप फाई का यूनियन लोगे तो वापस वही एलिमेंट मिल रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। बस ठीक है, इतना काफी है। अब आते हैं, ये चीज हमने जो बीच में देखी, अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आती है ना, इंटरसेक्शन में आती है कॉमन चीज, जो मैं कॉमन की बार बार गलती से बात कर रहा था, वो कॉमन जो आता है ना
वो आता है इंटरसेक्शन में। x सच दैट x इज इन ए एंड, वहां पे क्या था, और था, यहाँ पे है एंड, एंड x इज इन b। आया समझ में? x a में हो और x b में हो, दोनों में हो तो बोलेंगे a इंटरसेक्शन b। तो वहां पे मैंने a क्या लिया था, a b c, वापस वही सेट ले लेते हैं। और b क्या लिया था, b c d e। ठीक है, तो क्या बनेगा, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b बनेगा जो दोनों में हो। क्या a दोनों में है? नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं बनेगा। b दोनों में है क्या? हाँ, तो b लिख लीजिए, b लिख लिया। क्या c दोनों में है? बिल्कुल है। क्या d दोनों में है? नहीं, इसमें नहीं है। क्या e दोनों में है? नहीं, इसमें नहीं है। दिस इज e। ओके, तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b में दो ही एलिमेंट आए, कौन से, b और c। अब इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। a का b के साथ इंटरसेक्शन लो या b का a के साथ इंटरसेक्शन लो, एक ही चीज मिलेगी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेने पे हमेशा वही मिलेगा। खुद के साथ क्या कॉमन आएगा, खुद ही आएगा। ठीक है, अब u और फाई के साथ देख लेते हैं। किसी भी सेट a का फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो, किसी भी सेट a का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, a में तो कुछ एलिमेंट्स है, फाई में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। a में कुछ एलिमेंट है, फाई में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कौन सा एलिमेंट है जो a में भी है और फाई में भी है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाई एम्प्टी सेट है। तो a इंटरसेक्शन फाई, फाई आ जाएगा, लेकिन a यूनियन फाई क्या था, a था। ठीक है, तो आप समझ गए क्यों है, रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज हम समझेंगे। ठीक है, a का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो यूनिवर्सल सेट u के लिए, u के साथ। देखो, u के अंदर a है, मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट जो u होता है वो सारे सेट का पावर सेट होता है, सारे सेट का पावर सेट होता है। तो a का भी पावर सेट हो गया u, मतलब कि a जो है वो u का सबसेट है, या फिर a u के अंदर है। तो a और u में कॉमन क्या आएगा, a आएगा। वेन डायग्राम से ये चीजें समझेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। और क्या था फिर, कुछ और बाकी है क्या? बस ठीक है, इतना काफी है इसमें भी। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट से पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ना चाहिए क्या, डिफरेंस से पढ़ा ना? हाँ, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस क्या होता है, a माइनस b क्या होता है, डिफाइंड एज x सच दैट x इज इन a, x a में होना चाहिए एंड x इज नॉट इन b। ऐसे लिख सकता हूं मैं। एक्चुअली एक चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है जो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पर डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी। x a में होना चाहिए एंड नोट इन b है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ x इज इन b डैश या b कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मीनिंग होता है वो वापस कॉम्प्लीमेंट देखोगे तब ये चीज, सेकंड वाला स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, a क्या लिया था, वापस से वही लेते हैं सेट a b c, और b हमने लिया था b c d e। ठीक है, a हमने ये लिया, b ये लिया, तो a माइनस b क्या होगा, हमने क्या लिखा है, a में तो होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। a की बात करूं, a में तो है, b में नहीं है, लिख लो। b की बात करूं, a में तो है, b में भी है, तो ये नहीं आएगा। a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। c की बात करूं, a में है, b में भी है, तो ये भी नहीं आएगा। d की बात करूं, a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, भी नहीं आएगा। e की बात करूं, a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ a आएगा, a माइनस b। ऐसे लिख सकते हो, एक एक एलिमेंट देखो जो a में है, b में नहीं है। दूसरा तरीका है,
सिंपल से ए के एलिमेंट उठाओ, इसमें जो बी वाले एलिमेंट्स है वो हटा दो, पीछे जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। और अच्छा मैं बी माइनस ए निकालूँ तो क्या होगा, क्या इसके इक्वल है क्या? बी माइनस ए है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। बी तो दोनों में है, सी तो दोनों में है, डी बी में है ए में नहीं है तो डी आएगा, ई बी में है ए में नहीं है तो ये भी आएगा। तो आपने यहाँ से देखा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है दोनों, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आया समझ में? तो यहाँ पे काफ़ी सारी वो प्रॉपर्टी जो पहले फॉलो हो रही थी उनमें कई सारी यहाँ पे नहीं होंगी। अब वापस आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पे। किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश विल बी इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, इसलिए मैं पहले सब्ट्रैक्शन देख रहा था। कैसे डिफाइन होता है, एक्स सच दैट एक्स यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए एंड एक्स ए में नहीं होना चाहिए, तो ए में नहीं होना चाहिए ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसी डेफिनेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, फिर तो वही बन जाएगा, पर ठीक है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट ही बोलोगे ना फिर तो, ठीक है। तो इसको लिखने का यहाँ है नहीं वैसे तो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखो हमने ए क्या लिया था, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, ए को हमने लिया था, सेट ए को हमने लिया था ए बी सी, सेट बी को हमने लिया था बी सी डी ई, ठीक है, ये लिए थे। अब यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हो, यूनिवर्सल सेट आप ये भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ यूनिवर्सल सेट हो सकता है। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर ये दोनों आते हो यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो किसी भी एक सेट का यूनिक नहीं होगा, किस पे डिपेंड करेगा, यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करेगा। जब यूनिवर्सल सेट गिवन है ना तब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, उस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। कब होगा, जब यूनिवर्सल सेट गिवन है। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिक नहीं होगा। आया समझ में? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देख लो, किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो वही आ जाएगा वापस, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं समझा सकता हूँ इजीली आपको, वेन डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो, अदरवाइज ऐसे मैथमेटिकली मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन आपके स्कोप आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। थोड़ी सी माथापच्ची होगी बट समझना इसमें डिफिकल्ट नहीं है। वेन डायग्राम देखोगे ना तो बहुत इजी होगा समझना। अभी मैं वेन डायग्राम पे आऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, वेन डायग्राम के अलावा आई गेस सब चीज़ हो गई है, फिर भी मैं देखता हूँ कुछ बचा है तो। वेन डायग्राम के अलावा एक मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या है, डिफरेंस बता दिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस बचा है, ठीक है, और डिस्जॉइंट सेट्स बताया, फिर वेन डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। ये आपको बताया ना तो एक चीज़ और बता देता हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इनको, ठीक है, इन दोनों को, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसमें एक चीज़ और भी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यूनियन जो होता है ना वो इंटरसेक्शन के विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और इंटरसेक्शन विद रेस्पेक्ट टू यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों मैंने जो स्टेटमेंट बोले वो क्या थे, वो ये थे कि अगर ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन टी, ठीक है। सो सिमिलरली इंटरसेक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अच्छा, इस पे हमने क्वेश्चन क्यों नहीं किए है, ठीक है ना, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, अब क्वेश्चन क्यों नहीं किए। देखो, सेट जो होता है ना, उस सेट के डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं बनते, जनरली यूज होता है उसका, बहुत कम बनता है, कई बार मतलब कई बार नहीं आते हैं, ठीक है, मेन में आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अलग अलग जो सब टॉपिक है ना, उस पर बेस्ड इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, ये जो लास्ट में हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इन पे बेस्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जरा सा रहा है, इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम एक बार सारे क्वेश्चन साथ में ले लेंगे। सेट का एक अलग से छोटा सा लेक्चर रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वगैरह, तो वहाँ चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएगी। और कुछ तो हमने लिए थे, है ना, जहाँ पावर सेट लिखा था वगैरह, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक बार पूरा खत्म हो जाएगा। जो लास्ट की जो चीज़ें हैं ना, क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, पहले जो हमने पढ़ा उस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, बट आपको समझ में मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में है, बट वैसे आपको इसका मालूम होना चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ए डेल बी क्या होता है, या तो आप ऐसे लिखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये वाला पार्ट, या फिर ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। ये हो सकता है क्या, एक मिनट, ए बी 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, मैं आपको अभी वेन डायग्राम बता के फिर ये बताता हूँ वापस। डिसजॉइंट सेट्स पे आता है, डिसजॉइंट ए सेट, सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets if a intersection b is equal to 5। a और b में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी इसमें ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस आ गई, डिसजॉइंट आ गया, तो मैं आपको क्या करता हूँ अब बता देता हूँ वेन डायग्राम, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें वापस से बता दूंगा मैं जो बीच में रह गई, मतलब बीच में जो हमने पढ़ी है रही नहीं है, पढ़ ली है, लेकिन उन चीज़ों को वापस से हम थोड़ा इजी करके समझेंगे, किससे, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम पे आते हैं आप। वेन डायग्राम क्या होता है, देखो एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने सेट U ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया, ठीक है। एक सेट मैंने A लिया, 2 4 5 8, एक सेट मैंने B लिया, 1 3 5 6 7 8, एक मैंने सेट C लिया, 2 5 6 10, ठीक है। वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं इसको, देखिए ऐसे बनाया जाएगा। पहले तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे बनेगा यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर तो इसको लिखा जाएगा ऐसे U। अब इस यूनिवर्सल सेट U के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 10। अब A बनाएंगे, B बनाएंगे और C बनाएंगे। देखो
पहले तो हमने बना लिया ए बना दिया, तो ए मैंने कहीं लिख लिया इसके ऊपर नाम कि ये सेट ए है। बी और ए में देखो कुछ कॉमन है क्या, 2 4 5 8, 5 8 कॉमन है, तो इसका मतलब बी और ए में कुछ कॉमन आएगा, मतलब कुछ तो ऐसा कॉमन है, वो बाद में लिखते हैं। क्या कॉमन है, 5 और 8, ठीक है। फिर बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, बी और सी में क्या कॉमन है, 1 3 5, कुछ तो है, ठीक है। ऐसे ए और सी में भी कुछ है, तो इसका मतलब क्या ए और बी सी ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं। 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है। 5 इसमें हाँ कुछ कॉमन है कुछ तीनों में, ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे। ये हो गया सी। इस तरह से बनता है वेन डायग्राम। देखो पहले क्या है, ए में क्या है, 2 4 5 8, तो मैंने 2 4 5 8, 2 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 देखो 2 किस में है, 2 ए में भी है और सी में भी है, और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये ए में भी है और सी में भी है, तो 2 यहाँ आएगा। 4 सिर्फ ए में है, तो 4 यहाँ आएगा। 5 तीनों में है, तो तीनों में वाला कौन सा पार्ट है, ये है, 5 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 8 किसने में, ए और बी में है, ए और बी ये हुआ है, तो 8 यहाँ आएगा। आया समझ में, ठीक है। 2 4 5 8 हो गए। फिर 1 देखिए, 1 ओनली बी में है, तो ओनली बी में है तो यहाँ आएगा। 3 किस में है, 3 ओनली बी में है, तो 3 बी में आएगा। 5 किस में, कॉमन है तीनों में, तो 5 तो आ गया। 6 किस में, बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में है, तो 6 यहाँ आएगा, क्योंकि ये दोनों में है। 7 ओनली बी में है, तो यहाँ आएगा। 8 ए और बी दोनों में था, ये आ गया, यहाँ पे आ गए। फिर 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 ओनली सी में। आया समझ में। अब कौन से बच गए, वो ए बी सी तीनों के बाहर आएंगे, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आया, तो 9 इनसे बाहर आएगा। इस तरह से वेन डायग्राम में सेट्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब ऑपरेशंस वगैरह करेंगे ना, तब कैसे करेंगे वो देखिए। फिर से मैंने बता दिया, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये है यूनिवर्सल सेट U। अगर ये सेट A है, अगर ये सेट B है, तो ये जो एरिया होता है ना, जो A में है या B में है या दोनों में है, इसको बोला जाता है A यूनियन B, ठीक है। इसको बोलेंगे A यूनियन B। आया समझ में। ऐसे ही अगर ये यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और ये आपका A है, ये B है, तो दोनों में जो कॉमन है ना, दिस इज A, दिस इज B, तो जो दोनों में कॉमन है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। आया समझ में। अब आते हैं डिफरेंस पे। दिस इज यूनिवर्सल सेट U, दिस इज A, दिस इज B। A माइनस B में क्या था कि A में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए। A में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए, तो A में से B वाला हिस्सा हटा दो, तो जो ये बचेगा ना, कटे हुए सेव जैसा, एप्पल के लोगो जैसा, ठीक है, ये होगा A माइनस B। B माइनस A कौन सा होगा, B माइनस A में ये वाला होगा, B में से A का हिस्सा हटा दो, तो ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो अगर ये यूनिवर्सल सेट U है ना, और ये सेट A है, ठीक है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट जो U में है लेकिन A में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना, ये सारा का सारा आपके बन जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो A के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। एक चीज़ और क्या बची, सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा जब यूनिवर्सल सेट सॉरी वेन डायग्राम आएगा तब। इफ दिस इज A, दिस इज B, मैंने क्या बोला था कि ऐसे एलिमेंट्स जो क्या पढ़ा था हमने वेन डायग्राम, डिस्टेंट सेट्स। डिस्टेंट सेट्स क्या होंगे,
डिस्जॉइंट सेट्स भी लिख लें क्या, बता दें डिस्जॉइंट सेट्स, उसको मैं पहले बाद में पूरा करता हूँ, मैं पहले डिस्टेंट सेट्स भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे बी है, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब वापस इस पे है, किस पे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो हटा दोगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे ये बचेगा, ए यूनियन बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया तो ये बचेगा। आए समझ में। इसको मैं और क्या बोल सकता था, ए प्लस बी, ए प्लस बी करूँगा तो एक बार ये एरिया ए के साथ आएगा, एक बार ये एरिया बी के साथ आएगा, है ना। तो अगर मैंने दोनों बार माइनस कर दिया तो ये एरिया खाली हो जाएगा ना, है ना। देखो वापस इस पे आऊँगा मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी, मैंने ए लिया, बी लिया, इसमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ऐसे ही तो होगा। देखो दिस इज ए, क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, दिस इज ए, दिस इज बी। ए यूनियन बी क्या है, ये सारा एरिया एक बार, अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ तो देखो पहले तो मैंने ये सारा किया, ये सारा किया तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, फिर जब ये सारा किया तो एक बार और आ गया, तो ये बीच वाला एरिया डबल हो गया ना। तो मैंने बीच वाला एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसको एक बार मैंने हटा दिया तो एक बार बचेगा, एक बार बचेगा मतलब ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ऐसे हो जाएगा ना। एक बार मैंने हटा दिया तो एक बार बचेंगे ना तीनों एरिया। तो ये देखो ये एक बार बचा, ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, तो इसके बराबर होता है। अब जब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे बीच वाला एरिया एक बार भी नहीं चाहिए, तो आपने एक बार हटा दिया था, एक बार और हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसमें से दो बार हटा दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी को। आया समझ में। ठीक है, और मैं जो आपको बोल रहा था कि ये, इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एरिया क्या है, ए माइनस बी, ये वाला एरिया क्या है, बी माइनस ए। तो मैं इसको एक चीज़ और बोल सकता हूँ क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस को, कहाँ गया, यहाँ पड़ा है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें समझते चलेंगे। तो आई गेस अब सेट थ्योरी कंप्लीट हो गई है, कुछ भी हल्का फुल्का रहा होगा वो हम एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शंस, फिर कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।